विनायक वीर्य विवादित श्रृंखला के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो भाग है उसकी थीम है विनायक की भागुर से अंतिम विदाई। तो अभी तक हमने जान लिया था कि विनायक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भागुर से पूरी की। उन्होंने अपना जो प्रारंभिक जीवन है वो यहीं भागुर में जिया। इसके बाद उनके पिता दामोदर पंत ने उनको नासिक भेजा आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और उनके भाई पहले से ही नासिक में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तो अभी तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनसे एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि तर्क संगतता, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें विनायक की पर्सनालिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वो किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेते थे। वो किताबें पढ़ते थे, वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, वो उन धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई बातों पर वाद विवाद करते थे। वो धार्मिक रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को अपने तर्क के तराजू पर तोलते थे और प्रश्न खड़े करते थे। विनायक की तर्क संगतता और प्रश्न करने की आदत का एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो बाबा राव, जो कि विनायक के बड़े भाई थे, वो उनकी जो प्रवृत्ति थी वो सांसारिक चीज़ों में नहीं थी। वो परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो साधु संतों का संग करते थे। एक बार ऐसे ही एक साधु के पास वो गए जिनको वो मानते थे कि वो संत रामदास जी के अवतार हैं। तो विनायक को लेकर उनके पास गए। विनायक ने साधु से कहा, मेरे जीवन का परम उद्देश्य है क्रांति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना। तो साधु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बच्चे, ये तो दुष्ट प्रवृत्ति है, और भारत पर जो अंग्रेजी साम्राज्य है ये कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा थी, और जब भगवान की इच्छा होगी तो भारत को आज़ादी भी मिल जाएगी। इस पर विनायक को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसे डकैतों का साम्राज्य भारत पर होना ये भगवान की इच्छा कैसे हो सकता है, और ऐसे राज्य को उखाड़ फेंकना दुष्टता कैसे हो सकती है? क्या ऐसे राज्य के अगेंस्ट क्रांति करना, ऐसे राज्य के अगेंस्ट विद्रोह पैदा करना भगवान की इच्छा नहीं है? तो बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि बाबा राव को आखिरकार अपने भाई को वहां से खींचते हुए ले जाना पड़ा। विनायक जब अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही रहे थे तो 1896-97 में एक भयानक प्लेग ने महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस प्लेग से लड़ने के लिए एक स्पेशल प्लेग कमेटी बनाई गई और एक स्पेशल प्लेग ऑफिसर अपॉइंट किया गया जिनका नाम था वॉल्टर चार्ल्स रैंड, और उनको पूना भेजा गया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बजाय 895 ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई जिसमें भारतीय भी थे और जिसमें ब्रिटिशर्स भी थे। अब इस टीम का काम था घर घर जाना, जो प्लेग के रोगी हैं उनको ढूंढना और उनको आइसोलेट करना। ऐसे में ये टीम कभी भी किसी भी घर में घुस सकती थी। ना वो स्त्री पुरुष किसी का लिहाज नहीं करते थे, और ना ही वो किसी की धार्मिक भावनाओं का ख्याल करते थे, और महिलाओं के साथ भी काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। पीड़ितों को उनके घर से आइसोलेट कैंप में ले जाया जाता था और उनका जो भी सामान वामान होता था उसको जला दिया जाता था। ऐसे में प्लेग ऑफिसर के प्रति चारों ओर गुस्सा और नफरत का माहौल पैदा हो रहा था। प्लेग ऑफिसर और उनकी नीतियों की निंदा चारों ओर हो रही थी। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने न्यूज़पेपर केसरी में उनके बर्ताव का कड़ा विरोध किया। ये विद्रोह, ये निंदा, ये गुस्सा लोगों में इतना बढ़ा कि 22 जून 1897 को चापेलकर ब्रदर्स यानी दामोदर हरि चापेलकर और बालकृष्णा चापेलकर दोनों ने मिलकर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि वो वहाँ से भागने में सफल रहे, लेकिन द्रविड़ ब्रदर्स ने सूचना पुलिस को दी और उनकी सूचना के आधार पर दोनों भाई गिरफ्तार हुए। उनका एक तीसरा और भाई था वासुदेव चापेलकर। अब वासुदेव चापेलकर को जब पता चला कि द्रविड़ ब्रदर्स ने किस तरीके से विश्वासघात किया है, तो वासुदेव चापेलकर ने महादेव विनायक रानाडे के साथ मिलकर द्रविड़ ब्रदर्स को मौत के घाट उतार दिया। 1898 से 1899 के बीच में ही तीनों भाइयों को फांसी की सजा सुनाई गई और मौत के घाट उतार दिया गया। चापेलकर ब्रदर्स के जो किस्से थे, ट्रायल के किस्से थे, वो न्यूज़पेपर में छपते थे, और उनकी वीरता के किस्से, कैसे उन्होंने भगवत गीता के श्लोक गाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, इन सब बातों ने सावरकर को इतना प्रभावित किया कि वो कई रातों तक सो नहीं पाए। जब वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वो नासिक से वापस अपने घर भागुर गए, और वहां पर अपनी कुल देवी अष्टभुजा भवानी के सामने बैठकर उन्होंने अपने मन की सारी व्यथा कही, और उन्होंने एक शपथ ली, मैं अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध छेड़ूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने दुश्मन को मारता रहूंगा।
पर उस नादान बच्चे को क्या पता था कि आखिर उनकी शपथ का क्या परिणाम होने वाला था। लेकिन एक बात तय थी कि विनायक के हृदय में क्रांति का बीज जन्म ले चुका था। इसी बीच जब क्रांति की लहरें विनायक के हृदय में हिलोरे मार रही थी तो नासिक को फिर से एक भयानक प्लेग ने घेर लिया। दामोदर पंत ने विनायक और बाबा राव को नासिक छोड़कर भागुर आने का आदेश दिया और विनायक और बाबा राव भागुर आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्लेग भागुर में भी फैल गया। अब इसमें जब भी विनायक अपनी खिड़की के पास बैठते, वो आसपास के जो प्लेग पीड़ित थे रात में उनके कराहने की, रोने की आवाज़ सुनते तो उनके मन में एक ही भावना जगती कि अगर मेरी प्लेग से मौत हो तो मेरी जो भी रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, वो पब्लिश हो जाएं और लोग उनके बारे में पढ़ पाएं। दूसरी ओर दामोदर पंत अपनी परवाह न करते हुए वो पूर्ण रूप से प्लेग पीड़ितों की सेवा में जुटे हुए थे और उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को प्लेग पीड़ितों की सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन एक दिन वो काफ़ी थके हुए घर वापस लौटे और वो सीधा अपने कमरे में चले गए। उन्होंने किसी से बात भी नहीं की और उन्होंने बाल को भी, बाल विनायक का छोटा भाई जिसको प्यार से बाल बोलते थे, उसको भी अपने कमरे में ना आने को कहा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने विनायक को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने विनायक को देखते हुए कहा, बेटा, मेरे जोड़ों में असहनीय दर्द हो रहा है, लगता है मुझे प्लेग हो गया है। विनायक थोड़ी देर स्थिर हो गए, लेकिन फिर उन्होंने बिना समय गंवाए वो पास के ही स्टोर से दवाइयाँ ले आए और अपने पिता की देखभाल में जुट गए। परिवार ने इस बात को गुप्त रखने का निर्णय लिया और साथ ही साथ विनायक ने बाल को बोला कि आप दरवाजे के पास तुम खड़े हो जाओ और ये देखना कि कोई दरवाजे से अंदर ना आने पाए। विनायक ने जब देखा कि उनका भाई दरवाजे के पास नहीं है तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जाकर बाल को बहुत डांट लगाई, लेकिन बाल रोता हुआ विनायक के पास आया और बोला, भैया, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। विनायक के सर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि अब उनका छोटा भाई बाल भी प्लेग की चपेट में आ चुका था। एक ओर जहां विनायक अपने पिता की देखभाल कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर यीशु वहनी बाल की देखभाल कर रही थी। लेकिन दामोदर पंत की स्थिति लगातार खराब होती गई और आखिरकार वो प्लेग से अपनी ये जंग हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। दामोदर पंत की मृत्यु के बाद घर में रहना संभव नहीं था, क्योंकि कभी भी सरकारी कर्मचारी आ सकते थे और घर खाली करा सकते थे। इसीलिए एक दोस्त की मदद से उन्होंने शहर के बाहर ही एक झोपड़ी बना ली और उसमें रहना शुरू किया। अब कुछ दिनों बाद ही बापू काका को भी प्लेग हो जाता है और सावरकर परिवार की इस स्थिति का पता जब दामोदर पंत के एक दोस्त राम बाहू दत्तर को चलता है तो वो उनके परिवार को नासिक ले आते हैं। यहाँ दामोदर पंत की मृत्यु के 10 दिन के अंदर ही बापू काका की भी प्लेग से ही मृत्यु हो जाती है। विनायक महज 16 साल के थे जब वो अनाथ हो गए। उनके माता पिता दोनों और बापू काका यानी तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। विनायक और बाबा राव ने बाल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी और धीरे धीरे बाल वो सही हो जाते हैं और धीरे धीरे प्लेग भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अब प्लेग के समाप्त होने के बाद परिवार ये तय करता है कि अब वो नासिक में ही रहेंगे। तो दामोदर पंत की मृत्यु के साथ ही विनायक और उनके परिवार ने भागुर से भी अंतिम विदाई ली। तो आज के भाग में इतना ही। अब मिलते हैं हम भाग 4 में। तब तक के लिए अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत।